हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। फ्रेंड्स, आज एक हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और टॉपिक का नाम होगा एल नीनो एंड ला नीना। एक्चुअली ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इंडियन क्लाइमेट की बात करते हैं और स्पेसिफिकली इंडिया के मॉनसून की बात करते हैं तो उस केस में एल नीनो इवेंट से इंडिया की मॉनसून काफी हद तक इंपैक्ट होती है। तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड लेट अस सी कि व्हाट एग्जैक्टली द टॉपिक टॉक्स अबाउट और ये क्या स्पेसिफिक कंडीशन होती है। देखिए, इसके लिए आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी। बट ज्योग्राफी कभी अलग अलग नहीं होती। ये तो हम अपनी सहूलियत के लिए इन चीजों को अलग अलग लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो क्लाइमेटिक फिनोमेना मॉनसून के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है उसको आपके ओशियन के कंडीशंस, ओशियन की टेम्परेचर सिचुएशंस जिनमें एल नीनो या लानीना भी देखने को मिलता है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओशियोनोग्राफी आपकी क्लाइमेटोलॉजी पे ओवरलैप करती है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि ज्योग्राफी तो अर्थ के बारे में है। ओशियन भी अर्थ का पार्ट है, एटमॉस्फेयर भी अर्थ का पार्ट है, क्लाइमेट भी अर्थ का पार्ट है, और आपके ओशियन वाटर भी अर्थ का पार्ट है। तो चलिए अब डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, मर्ज करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एल नीनो क्या कंडीशन है? एल नीनो एक्चुअली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओशियन का वार्म और कोल्ड वाटर अपने आप को, अपनी पोजीशन को रीअरेंज करता है, और उस रीअरेंज पोजीशन के अकॉर्डिंग आपकी प्रेशर सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। पहले मैं आपको नॉर्मल कंडीशन से अवगत करवाता हूं कि नॉर्मली क्या कंडीशन देखने को मिलती है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। तो हमें नॉर्मली पता लगता है कि जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का एक कोरिलेशन यहां देखने को मिलता है। तो नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया जो आपका कॉन्टिनेंट है उसके पैसिफिक साइड पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है और वार्म वाटर देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, वार्म वाटर मतलब हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर का मतलब यू बेटरली अंडरस्टैंड कि वो लो प्रेशर होता है। उसके कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूं पेरू कोस्ट की, दैट इज सदर्न अमेरिका साइड की, तो मुझे सदर्न अमेरिका के ऊपर कोल्ड करंट देखने को मिलता है, और वो कोल्ड करंट आपका हाई प्रेशर क्रिएट करता है। तो यस, यहां लो टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, और उन लो टेम्परेचर कंडीशन से आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब सवाल यहां पे ये आता है, ये जो आपकी ट्रेड विंड्स हैं जो कि आपके ईस्ट से वेस्ट तक ब्लो करती हैं, ये इस सारे कारनामे को अंजाम दे रही होती हैं। कैसे? यहां देखिए, आइडियली ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन होती है, मैं बोलूंगा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन होता है, और आपके नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में आपकी ट्रेड विंड्स कुछ इस डायरेक्शन में चलती हैं। तो हो क्या रहा है, ईस्ट से आपकी ट्रेड विंड वेस्ट की तरफ जा रही है। अब ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सरफेस के साथ में फ्रिक्शन शो करेंगी, और सरफेस के ऊपर सनलाइट फॉल डाउन होने की वजह से जो वार्म वाटर इकट्ठा होता है उस पूरे वार्म वाटर को ये वेस्ट में ले जाके पाइल अप कर देंगे। ईस्ट से पूरे वार्म वाटर को ले जाके वेस्ट में ये पाइल अप कर देंगे। दिस इज द प्रोसेस विच इज फॉलोड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी वजह से पेरू कोस्ट काफी कूल हो जाता है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर पेरू कोस्ट के ऊपर देखने को मिलता है, और आपका वार्म वाटर जो है वो वेस्टवर्ड पुश होता हुआ नजर आता है, वेस्टवर्ड मूवमेंट जो है आपके वार्म वाटर का नजर आता है। यही लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट करता है ऑस्ट्रेलिया पे, और हाई प्रेशर क्रिएट करता है पेरू पे। अब एलनिनो ईयर में क्या होगा? ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ट्रेड विंड चल रही है, आपका लो प्रेशर बन रहा है ऑस्ट्रेलिया पे, हाई प्रेशर बन रहा है पेरू पे। सवाल यहां एलनिनो ईयर में क्या होगा? एलनिनो ईयर में ड्यू टू सम रीजंस आपकी जो ये विंड्स हैं ये स्लो डाउन हो जाती हैं, ये वीक हो जाती हैं। अब जब वीक हो जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो वार्म वाटर पेरू के सरफेस से ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ पाइल अप कर रही थी वो वार्म वाटर पाइल अप होना बंद हो जाएगा। इसलिए आपका एयर प्रेशर जो है लार्ज पैसिफिक और सेंट्रल पैसिफिक में आपका स्लो डाउन हो जाता है, और इसीलिए नॉर्मल जो लो प्रेशर सिस्टम है वो आपके वीक हाई प्रेशर से रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाता है। मैं ये बोलूंगा कि जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ वार्म वाटर आएगा ही नहीं तो टेम्परेचर लो रहेगा, और लो रहेगा तो जो आइडियली लो प्रेशर बन रहा था वो लो प्रेशर वहां नहीं बनेगा। ये जो प्रेशर का सिस्टम चेंज हुआ है ये एक्चुअली ट्रेड विंड के रिडक्शन की वजह से होता है। तो आपके वॉकर सेल यहाँ पे थोड़े से डिस्टर्ब नजर आते हैं। इससे क्या होता है आपका, जब आपका ईस्टवर्ड फ्लो हो रहा था विंड का, और आपका वाटर भी उधर की तरफ जा रहा था, तो वाटर का लेवल मैं कह सकता हूं वेस्ट पे हाई था, और ईस्ट की तरफ वाटर लेवल लो देखने को मिल रहा था। ग्रेविटेशन फोर्स इस पे काम करेगा, और आपका एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट देखने को मिलता है नॉर्मल में। बट क्योंकि अब वाटर जा ही नहीं रहा तो ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी यहां पे फ्लो करना बंद कर देता है। ऑन एन एवरेज मैं ये कह सकता हूं
कि जो आइडियली ओशन करंट फ्लो कर रहे थे वो ओशन करंट वीक हो जाते हैं और ओशन करंट फ्लो नहीं करते हैं। अब ओशन करंट नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया की तरफ अक्यूमुलेट नहीं हुआ, तो आइडियली वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो अगर मैं इसको रिपीट करूं तो नॉर्मल ईयर के अंदर क्या हुआ, ईस्टर्न जो पैसिफिक है आपका, जो कोस्ट ऑफ पेरू है, इक्वेडोर रीजन है, वो कोल्ड ओशन वाटर के अंदर था, वो एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड क्रिएट करता है। और वार्म वाटर जो है आपका वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया वहां की तरफ देखने को मिलता है और वहां पे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल देखने को मिलती है, क्योंकि वार्म वाटर है, इवेपोरेशन होगा, कन्वेक्शन होगा, कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल हो जाएगा। एल नीनो कंडीशन के अंदर कंडीशन जो है रिवर्स हो जाती है। ईस्टर्न पैसिफिक जो कोस्ट है, पेरू कोस्ट है, इक्वाडोर कोस्ट है, यहाँ पे वार्म वाटर देखने को मिलता है कंपैरेटिवली, और आपका जो वेस्टर्न पैसिफिक है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे कोल्ड ओशन वाटर होगा। अब क्योंकि यहाँ पे कोल्ड ओशन वाटर है तो देयर इज नो इवेपोरेशन, देयर इज नो इवेपोरेशन, सो देयर विल बी नो रेनफॉल, यहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस नजर आएंगी, राइट। अब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आपको लग रहा होगा सर ये ड्रॉट कंडीशन तो ऑस्ट्रेलिया में हुई, ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट हुआ, उससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? तो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन थोड़ा डायग्राम से पहले इसको समझिए। मैंने क्या बताया, नॉर्मल कंडीशन में व्हाट वाज हैपनिंग, इधर से विंड्स जा रही हैं, ट्रेड विंड उधर जा रही है, बहुत सारा वार्म वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। जैसे ही वार्म वाटर एक्यूमुलेट होगा ये राइज करेंगी, क्लाउड बनेंगे, रेनफॉल होगा और वापस से ये विंड आके सिंक हो जाएगी। ये पूरा सर्कुलेशन जो है वो हमें नजर आता है। नाउ इन एल नीनो कंडीशन ये डिस्टर्ब हो जाती है विंड, जिसकी वजह से ये विंड प्रॉपरली वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ कोल्ड वाटर देखने को मिलता है, ड्रॉट कंडीशंस देखने को मिलती हैं, राइजिंग विंड एब्सेंट हो जाती हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पे नजर आती है और इसको हम एल नीनो कहते हैं। फ्रीक्वेंसी भी होती है इसकी, एवरी 3 to 5 ईयर के अंदर हमें एल नीनो कंडीशन देखने को मिल जाती है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, क्या आउटकम्स होती हैं? तो देखो, वार्म वाटर जो है वो पेरू की साइड पे रह गया है। पेरू की साइड पे वार्म वाटर जो उनका एक बेटर फिशिंग ग्राउंड बनता है ना, उसके लिए डिवास्टेटिंग होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो कोल्ड वाटर वहां पे आ रहा था सरफेस पे, बहुत सारे प्लैंक्टन्स लेके आता है, वो प्लैंक्टन्स फूड का काम करते हैं फिशेस के लिए, अच्छा खासा फिशिंग ग्राउंड देखने को मिलता है। और क्योंकि अब वार्म वाटर रिप्लेस हुआ नहीं तो कोल्ड वाटर आएगा नहीं, कोल्ड वाटर नहीं तो प्लैंक्टन्स नहीं, और प्लैंक्टन्स नहीं तो फिशिंग ग्राउंड अच्छा नहीं बन पाता। तो जो ऑफ कोस्ट साउथ अमेरिका के अंदर फिश कैचिंग वाला सिस्टम जो चलता है, फिशरमैन की जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो आपकी खराब हो जाती है। इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया पे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया पे वार्म वाटर से रेनफॉल हो रहा था, अब वहां भी कोल्ड वाटर है, तो वो सीवियर ड्रॉट की कंडीशन ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। तो सीवियर ड्रॉट ऑस्ट्रेलिया में नहीं, इंडोनेशिया में भी, इंडिया में भी और सदर्न अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों है उसको मैं बताऊंगा। एल नीनो जो है वो हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग कंडीशन कैलिफोर्निया की तरफ भी लेके आ जाता है, जिससे इवन कोरल ब्लीचिंग या कोरल की डेथ भी देखने को मिलती है, क्योंकि कोरल शैलो वाटर में होती हैं। हैवी रेनफॉल अगर होगा तो डीप वाटर हो जाएगा, कोरल ब्लीचिंग होगी। इन 2023 एल नीनो हमें देखने को मिला, 2024 में तक भी ये पुश हुआ, ये हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर भी 1.5 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, तो शायद ये इवेंट और भी ज्यादा एग्जीक्यूट होता नजर आएगा। तो अगर मैं इफेक्ट की बात करूं इंडियन क्लाइमेट पे, तो वो क्या होगा, इंडिया में भी वाटर स्कैरसिटी, इंडिया में भी ड्रॉट और हीट वेव, मॉनसून वीक हो जाएगा हमारा, मैरीटाइम इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा जो फार्मिंग की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियली एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, फार्मिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और क्या हो सकता है, आपका क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो भी रिड्यूस होगा और इकोनॉमिकल क्राइसिस हमें देखने को मिल सकते हैं। बट ऐसा हुआ क्यों, चलिए मैं आपको डायग्राम से ही समझाता हूं। देखो, एक्चुअली लेट अस अज्यूम कि यहां पे ये इंडिया का कोस्ट है, ठीक है, तो यहां हो क्या, और यहां मडागास्कर है, तो यहां जो ये विंड राइज हो रही है एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ये दोनों ही डायरेक्शन में डाइवर्ट होती हैं, इधर भी और इधर की तरफ भी डाइवर्ट होती है। जब ये इधर डाइवर्ट होती तो मडगास्कर पे फॉल डाउन होंगी और हाई प्रेशर बनाएंगे। जितना मडगास्कर के ऊपर हाई प्रेशर बनेगा उतनी ही विंड इंडिया तक जाएंगी, क्योंकि इंडिया आइडियली समर में लो प्रेशर पे होता है। बट नाउ द कंडीशन इज कि जब यहां से विंड राइज ही नहीं हो रही तो यहां हाई प्रेशर नहीं बनेगा, और अगर हाई प्रेशर नहीं बनेगा तो विंड कैसे मूव करेंगे इंडिया की तरफ, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ विंड विल बी फाउंड और ऑब्जर्व्ड एट द पॉइंट। ये हमें यहाँ पे नजर आता है, इसलिए इंडिया में ड्रॉट कंडीशंस हो जाती है, ठीक है। अब एक वर्ड आता है एल नीनो मॉडल की। देखिए, जब एल नीनो आया तो आपकी जो ट्रेड विंड से बहुत वीक हो गई, जिससे कि आपका रेनफॉल जो है अप्रोक्सीमेटली बहुत कम हो गया था, ऑस्ट्रेलिया की तरफ रेनफॉल नहीं देखने को मिल रहा था। एल नीनो मॉडल की में विंड्स थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, और जब ये थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है तो उस केस में
थोड़ी सी जब स्लो डाउन हो जाती हैं तो उस केस में ये ओशियन के एटमॉस्फेयर की मिड में वार्म वाटर क्रिएट करती है। पैसिफिक ओशियन के ना तो पेरू कोस्ट पे वार्म वाटर रह पाता, ना ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाता, मिडल ऑफ द पार्ट के अंदर आपका वार्म वाटर हमें ऑब्जर्व होता है। तो आपका एल नीनो में तो सिचुएशन ये हुई कि पैसिफिक के कोस्ट पे, पेरू कोस्ट पे आपका वार्म वाटर था। मॉडो की कंडीशन में ये वार्म वाटर कहीं इन बिटवीन होता है, मतलब दोनों ही डायरेक्शन से विंड बीच में कहीं वार्म वाटर अक्यूमुलेट करती है, इवेपोरेशन होता है, क्लाउड फॉर्म होता है और बीच में बारिश हो जाती है। दोनों ही कंडीशन ड्रोट की आती है, दोनों ही कंडीशन में हमें ड्रोट देखने को मिलता है, राइट। ये होता है एल नीनो मॉडो की। अब सवाल आता है व्हाट इज लानीना। लानीना को गर्ल चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है और लानीना कंडीशन एक्चुअली इंडिया के लिए पॉजिटिव होती है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि आपकी ट्रेड विंड बाय एनी रीजन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब ट्रेड विंड जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो काफी हाई प्रेशर से वाटर को लेके आएंगी और बहुत सारा वाटर आपका ऑस्ट्रेलिया की तरफ एक्यूमुलेट कर देंगी। जब बहुत सारा वाटर एक्यूमुलेट होगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ, विंड जो है वो काफी वार्म होंगी, काफी ज्यादा राइजिंग देखने को मिलेगी और ज्यादा आपकी क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो एल नीनो जो है आपका कोल्ड विंटर में कैनेडियन कोस्ट पे, इवन जो अमेरिका का पूरा कोस्ट है उसको कंप्लीटली चिल्ड कर देता है और आपकी नॉर्मल पैटर्न जो ट्रेड विंड्स का है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। लानीना जो है वो एल नीना का एक टोटल ऑपोजिट कंडीशन देखने को मिलती है। तो नॉर्मल कंडीशन भी एग्जैगरेट हो जाती है, मैं ये कह सकता हूं। जो लानीना है ये नॉर्मल से जब एग्जैगरेट होगा तो रेनफॉल ऑस्ट्रेलिया में भी ज्यादा होगी, इंडिया में भी ज्यादा होगी, तो बम्पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साउथ अमेरिका के अंदर क्योंकि कोल्ड वाटर ज्यादा अपवेल करता है तो आपके प्लैंक्टन्स ज्यादा आते हैं, तो बम्पर फिश प्रोडक्शन वो देखने को मिलता है। तो मतलब लानीना हमारे लिए काफी पॉजिटिव है और उसी डायरेक्शन में एल नीनो हमारे लिए काफी नेगेटिव देखने को मिलता है। तो अगर लानीना पे बात करोगे तो आप डायग्राम वाइज देखो, ये पेरू कोस्ट है, ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है, यहां से विंड जा रही है और यहाँ बहुत सारा वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है। जितना ज्यादा वार्म वाटर होगा उतना ही राइजिंग होगी, उतने क्लाउड बनेंगे, उतना ही रेनफॉल देखने को मिलेगा। ये कंडीशन हमें नजर आती है और इससे हमारे पास अच्छा खासा रेनफॉल ऑस्ट्रेलिया में होता है। जितनी ज्यादा विंड यहाँ से राइज होंगी मडागास्कर पे भी उतनी ही पहुंचेंगी और इंडिया की तरफ आपका मानसून स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए इंडिया का मानसून सिर्फ इसी चीज से ड्राइव नहीं होता है, इसी चीज से नहीं चलता है। इंडिया के मानसून में आईटीसीजेड का बहुत बड़ा रोल होता है। दैट्स वाई ऐसा नहीं होता कि इंडिया का मानसून बिल्कुल फेल हो जाता है, बट हाँ जितना डोमिनेंस होना चाहिए उतना डोमिनेंस देखने को नहीं मिलता है। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इनके इंपैक्ट क्या होंगे, तो एल नीनो की टोटल ऑपोजिट इंपैक्ट, हमारी मानसून हैवी होगी, ठीक है ना, हमारी मानसून हैवी होगी, कोल्ड एंड वेट विंटर वेदर भी कोल्ड देखने को मिलेगा। विंटर में समवॉट आपके यूरोप की सॉरी ऑस्ट्रेलिया के सॉरी पेरू की तरफ ड्रोट देखने को मिलेगा। विंटर जो नॉर्दर्न यूरोप के अंदर होंगी वो भी माइल्ड विंटर होंगी, वहां पे भी रेनफॉल वगैरह होगा। हैवी फ्लड आने के चांसेस हो जाते हैं हमारे पास इस कंडीशन के अंदर, तो हमारी एग्रीकल्चर पॉजिटिवली इंपैक्ट होती है, ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा और हम ये कह सकते हैं कि फूड अफोर्डेबल होगा, फार्मर की इनकम बढ़ेगी। और देखिए इकोनॉमी जो है वो रूरल एरिया से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करती है, तो एक्चुअली रूरल एरिया पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे एक छोटे से ज्योग्राफिकल फिनोमेना की वजह से कंप्लीट ज्योग्राफी जो है इंटरलेट होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो एल नीनो है, लानीना है सॉरी लानीना जो है उसने अबव नॉर्मल रेनफॉल किया या फ्लड आ सकती है। इक्वेटोरियल जो पैसिफिक ओशन है उसमें टेम्परेचर जो है आपका वो बिलो द एवरेज चला जाता है, ठीक है ना। आपकी मॉनसून को ये स्ट्रेंथन करता है और इवन आपके जो एक्चुअली ये जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आती है ना उसको थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट करता है। मतलब जो सर्दियां आती है तो सर्दियां थोड़ी सी डिले हो जाती हैं, रेनफॉल हमें ज्यादा देखने को मिलता है, तो कोई डिफरेंस नहीं। अब एल नीनो ला नीनो का ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब कितने लंबे टाइम चलते हैं। तो देखिए वैसे तो होता है कि यूजुअली 1 साल तक चल जाता है, लेकिन कई बार ला नीनो और एल नीनो काफी लंबे टाइम भी देखने को मिलता है। जैसे एक गोडजिला एल नीनो स्पेशल केस था, 2015 से 16 तक चला, 19 महीने तक चला, ठीक है ना, मतलब 1.5 साल तक। तो कई बार तो 2-3 महीने में खत्म हो जाता, कई बार इतने इतने लंबे टाइम भी चलता है। एक बार ट्रिपल डिप लानीना देखने को मिला था जिसके अंदर सितंबर 2020 से लेकर 2024 तक लगातार लानीना देखने को मिला। तो ये कंडीशन कई बार कॉन्जिक्यूटिवली 1 to 3 ईयर्स तक कॉन्जिक्यूटिवली देखने को मिल सकती है। तो इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल और ये और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता जा रहा है वैसे वैसे ये और अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, ठीक है।
तो अगर मैं ब्रॉडली एल नीना ला नीना में डिफरेंस करूं तो टोटल अपोजिट कंडीशन है। वार्मिंग सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक की है, यहाँ पे आपका सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक जो है वो आपका क्या होगा, कूलिंग होगी। यहाँ अबव एवरेज टेम्परेचर होगा, यहाँ बिलो एवरेज टेम्परेचर होगा। यहाँ वीक और बेसिकली रिवर्स विंड देखने को मिलेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर विंड देखने को मिलेंगे। यहाँ हाई प्रेशर आपके वेस्टर्न पैसिफिक पे मिलेगा, लो प्रेशर ईस्टर्न पे मिलेगा। यहाँ उल्टा हो जाएगा, लो प्रेशर वेस्ट पे मिलेगा, हाई प्रेशर ईस्ट पे मिलेगा। ये इंडियन मानसून को वीक करता है, ये स्ट्रेंथन करता है। ये रेनफॉल को कम करेगा, यहाँ रेनफॉल बढ़ जाएगी। यहाँ हायर देन एवरेज जो है आपका टेम्परेचर इंडिया में देखने को मिलता है, यहाँ लोअर देन एवरेज होगा। ये अगर करता है 2 to 7 ईयर में, ये भी उसी टाइम के अंदर आ जाता है। ये साइक्लोनिक एक्टिविटी को कम कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर कम तो साइक्लोनिक एक्टिविटी कम, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाया। यहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये हमारे वेदर कंडीशंस को और ग्लोबल वेदर कंडीशन को डिसरप्ट करता है। ये भी डिसरप्ट करता है, लेकिन ये ऑपोजिट वे में करता है। यहाँ पे रेनफॉल कम होती है और वहां पे आपकी रेनफॉल ज्यादा हो जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एल नीनो एंड ला नीनो। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है इंडियन ओशन डायपोल, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और वो भी इंडिया की मॉनसून को इम्पैक्ट करता है। तो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम इंडियन ओशन डायपोल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस सेशन की पीडीएफ को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी हियर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर।